हेलो एवरीवन, आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी और एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, इनमें सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी और इनके टर्म, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स, ये सभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी को हम क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल, AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहले इनके बारे में देखते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद में लिखा रखा है? तो 76 के तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। संविधान के आपके आर्टिकल हैं 76 और 78, इसमें महान्यायवादी AGI के बारे में बताया गया है, ठीक है। भारत का जो महान्यायवादी होता है वो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, ठीक है। ये अब नेक्स्ट देखते हैं कि सरकार के जितने भी कानूनी मामले हैं ना, उसमें सरकार को अगर सहायता चाहिए होती है तो वो कौन देता है? हमारे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देते हैं, ठीक है। जितने भी कानूनी मामले हैं भारत सरकार के, उनसे रिलेटेड जो भी सलाह देनी है, सहायता देनी है, वो सब कौन देते हैं? AGI देते हैं, ठीक है, ओके। अब 15वें और वर्तमान अटॉर्नी जनरल हमारे कौन हैं? तो ये है KK वेणुगोपाल, ठीक है, ये है KK वेणुगोपाल। ये हमारे 15th नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं और इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे महान्यायवादी आपने देख लिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महाधिवक्ता होता है सॉलिसिटर जनरल और अपर महाधिवक्ता होता है, ठीक है। ये जो तीन पद हैं, ये जो तीन हैं, ये आपके विधि अधिकारी नियमावली 1987 के तहत 3 अधिकारी हैं, ठीक है। इसमें महान्यायवादी के बारे में तो संविधान में बता रखा है, बाकी इन दोनों के बारे में संविधान में नहीं लिखाया गया है। ये जो दोनों हैं महान्यायवादी की मदद के लिए बनाए जाते हैं, महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता, ठीक है। इनका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो ये वैधानिक पद है और इनकी सेवा शर्तें जो है वो किसमें दे रखी हैं? तो विधि अधिकारी नियमावली 1987 में इनकी जो भी सेवा शर्तें हैं वो दे रखी हैं। और ये किसकी मदद के लिए होते हैं? महान्यायवादी की मदद के लिए होते हैं, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल और आपके ये अपर सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है और इनका कितना टर्म होता है। सबसे पहले तो नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। और किस पर्सन की नियुक्ति करेंगे? राष्ट्रपति किसी को तो नहीं बना देंगे, किसी को भी अटॉर्नी जनरल तो नहीं बना देंगे, तो कोई ना कोई उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी, मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हो। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य हो, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन होती है कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरी चीज, 5 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो, मतलब कि 5 इयर्स के लिए हाई कोर्ट में क्या रह चुका हो? जज रह चुका हो, ठीक है। या फिर 10 वर्ष के लिए किसी हाई कोर्ट में अधिवक्ता, मतलब कि लॉयर रहा हो। 10 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट में, किसी एक हाई कोर्ट में, एक से ज्यादा हाई कोर्ट में कंटिन्यूस, ठीक है, क्या रहा हो? एडवोकेट रहा हो, ठीक है। और राष्ट्रपति की राय में एक प्रख्यात न्यायविद हो, तो उसको राष्ट्रपति क्या बना देंगे? AGI बना देंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब इनको बना दिया, अब इनकी रिमूवल कैसे होता है? इनको इनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो AGI के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, पहली चीज तो जब राष्ट्रपति चाहेंगे तब इनको हटा देंगे, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, ठीक है, ओके। उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, क्लियर है। उसके निष्कासन के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया नहीं दे रखी है, तो इनको जब चाहे राष्ट्रपति तब इनको निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इनकी सैलरी की। इनकी सैलरी क्या होती है? तो सैलरी भी ये जो संविधान है उसमें सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। इनको कितनी सैलरी मिलेगी? इनको वो सैलरी मिलेगी जो राष्ट्रपति चाहते हैं, जो भी राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं वो सैलरी इनको मिल जाती है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इनकी ड्यूटीज की, इनकी फंक्शंस की। क्या क्या ड्यूटीज होती है, इनके क्या कर्तव्य होते हैं, क्या काम होते हैं? तो आर्टिकल 76 के सेकंड पार्ट में दे रखा है इनकी ड्यूटीज, इनके फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 76 और 78, बाकी ये अंदर आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। वह भारत सरकार को ऐसे कानूनी मामलों के बारे में सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे संदर्भित या सौंपे जाते हैं। जो भी राष्ट्रपति उनको मामले जो भी सौंपता है, उन मामलों के बारे में सलाह, कानूनी मामलों के बारे में सलाह कौन देते हैं? AGI देते हैं भारत सरकार को, ठीक है। उसके बाद संविधान या किसी अन्य कानून के तहत दिए गए कार्यों का निर्वहन करता है। जो संविधान में या किसी भी कानून में इनके लिए
काम जो बताए गए हैं उन कामों को करते हैं। ठीक है, जो भी संविधान में के लिए काम दे रखे हैं उनको करेंगे। ठीक है, उसके बाद भारत सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में उन सभी मामलों को में उपस्थित होता है। भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होता है। मतलब जो भी केसेस भारत सरकार के है ना, वो सारे के सारे उनकी तरफ से कौन लड़ता है, यही जाके बताते हैं। ठीक है, भारत सरकार तो नहीं जाती है। ठीक है, तो पूरे के पूरे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी केसेस हैं उनमें ये जाते हैं। ठीक है, हियरिंग कर सकते हैं। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। ओके, उसके बाद यदि राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा है तो वह न्यायालय में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करेगा। देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवाइस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज एडवाइस देते हैं राष्ट्रपति को। उस जो एडवाइस देना चाह रहे हैं ना, जो सरकार का पक्ष बता रहे हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के सामने कौन प्रस्तुत करेगा? तो एजीआई ही बताएंगे ये पूरी की पूरी बात। ठीक है, ओके। वह किसी मामले में भारत सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में पेश हो सकता है यदि भारत सरकार को इसकी आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद चल रहा है। ठीक है, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में विवाद चल रहा है उसी स्टेट में, तो वो किसी भी हाई कोर्ट में जाके पेश हो सकता है भारत सरकार की तरफ से, अगर भारत सरकार को लगता है तो। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं इनकी क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या शक्तियां होती हैं। तो शक्तियों के बारे में दे रखा है आर्टिकल 76 के 3rd पार्ट में। ठीक है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में अभ्यास का अधिकार है। सारे के सारे न्यायालय में ये हियरिंग कर सकते हैं, उनको अभ्यास का अधिकार है। ठीक है, सभी के सभी कोर्ट में। क्लियर है? उसे बोलने का, संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, उनकी संयुक्त बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, वोट देने का अधिकार नहीं है, आर्टिकल 88। तो एजीआई को क्या अधिकार है कि वो संसद के दोनों सदन में जा सकते हैं, जब कार्रवाई चल रही है उसमें भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपनी एडवाइस दे सकते हैं, अपना पक्ष बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। क्लियर है? उसे संसद के सभी सदस्यों के समान विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा का अधिकार है। संसद के बाकी सब सदस्यों को जिस तरह के विशेषाधिकार मिलते हैं वैसे ही विशेषाधिकार किसको मिलते हैं? एजीआई को मिलते हैं। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी लिमिटेशंस की, क्या क्या सीमाएं हैं इनकी। तो ये भारत सरकार के खिलाफ किसी भी संक्षिप्त सलाह या परामर्श नहीं दे सकता है। तो ये भारत सरकार के खिलाफ कहीं पे जाके नहीं लड़ सकता है, पहली चीज तो। ठीक है, और भारत सरकार के खिलाफ किसी को परामर्श भी नहीं दे सकता है। भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। मतलब कि किसी दूसरे का केस लड़ रहे हैं और भारत सरकार ने मना कर दिया, मतलब हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो नहीं चाह रही है, तो ये उसके खिलाफ उसका बचाव नहीं कर सकते, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक है, वह सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त को स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब कि निदेशक के रूप में वो नियुक्त नहीं हो सकता किसी भी कंपनी में। ठीक है, तो ये उनकी लिमिटेशंस है, भारत सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं राज्य के महाधिवक्ता के। ये तो हमने बात कर ली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, भारत के महान्यायवादी की। अब दूसरा एक आता है राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता कौन होता है? हमारे एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल के बारे में आर्टिकल किसमें बता रखा है? तो आर्टिकल 165 में बता रखा है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में 165 में बता रखा है। आर्टिकल 177 और 194 के 4 पार्ट में भी उसके पद से संबंधित अधिकारों का वर्णन है। मतलब कि ये 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं, 165, 177 और 194 का 4। ठीक है, इससे संबंधित जो अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया है। और राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। और देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। और ये कौन है? एडवोकेट जनरल। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो आर्टिकल 165 के 3rd पार्ट में दे रखा है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। और हमारे जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी नियुक्ति कौन कर रहे थे? तो राष्ट्रपति कर रहे थे। ठीक है, ओके। अब इनकी योग्यताएं क्या है, यहाँ मैं आपको कंपैरिजन भी बताऊंगी। पहली चीज तो भारत का नागरिक हो, दूसरी चीज उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्य हो। वो कौन से न्यायालय का? वो है
जो सुप्रीम कोर्ट था ना उसके जज बनने के लायक उनमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उतनी योग्यता होनी चाहिए। ये हाई कोर्ट के जज के लायक होने चाहिए, ठीक है, हाई कोर्ट के जज के लायक। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, कहीं भी किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, 10 वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो 10 वर्ष के लिए, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में या 2 या 2 से ज्यादा में, मतलब कि एक हाई कोर्ट में जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा में भी रह सकता है, तो ये 10 वर्ष के लिए मिनिमम। तो ये हाई कोर्ट के जो जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो आपके यहाँ पे आपके जो महाधिवक्ता है उनके लिए चाहिए होती है, ठीक है, ओके। अब इनके कर्तव्य क्या है, इनके क्या अधिकार हैं, तो आर्टिकल 165 के 2 पार्ट में, सेकंड पार्ट में दे रखा है कि भारत सरकार, सॉरी इसमें राज्य का है तो राज्य सरकार की विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, वो भारत सरकार को दे रहे थे, ये राज्य सरकार को देंगे। इनको राज्यपाल कर्तव्य सौंपते हैं, वहां पे कौन सौंप रहे थे, राष्ट्रपति सौंप रहे थे, तो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करते हैं, ठीक है। राज्य सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय या अन्य न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं, राज्य सरकार की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और किसी भी हाई कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से थे, ठीक है, भारत सरकार की तरफ से। राज्य सरकार को विधि प्रश्नों पर सलाह दे सकते हैं, वो जो आपकी भारत सरकार है उसको सलाह दे सकते थे, ये विधि प्रश्नों पर किसको, राज्य सरकार को सलाह दे सकते हैं, ठीक है। और राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमों को नहीं लड़ सकते, ये राज्य सरकार के विरुद्ध किसी भी मुकदमे को नहीं लड़ सकते, वो हमारी जो भारत सरकार है उसके विरुद्ध किसी भी मुकदमे को नहीं लड़ सकते, किसी निदेशक का पद नहीं ले सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल 177 क्या बता रखा है इसमें, उसे राज्य विधानसभा या विधान परिषद में बोलने का, ठीक है, तथा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, ओके, ठीक है। तो उन्हें किसी भी विधानसभा में, किसी भी विधान परिषद में बोलने का अधिकार है, ठीक है, उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते, ठीक है, वोट नहीं दे सकते महाधिवक्ता। और महान्यायवादी उनको संसद की जो दोनों सदनों की बैठक होती है, अकेले होते हैं, उसमें बोलने का अधिकार है, बैठने का अधिकार है, कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ओके। उसे विधानमंडल के सभी सदस्यों के समान विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, आर्टिकल 194 का 4 पार्ट, ठीक है। वहां पे जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे उनको पूरे देश की, मतलब जो संसद है, संसद के सभी सदस्यों के समान विशेष अधिकार मिल रहे थे और प्रतिरक्षा मिल रही थी। इनको किसके समान मिल रही है, विधानमंडल के सदस्यों के समान, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने अटॉर्नी जनरल पढ़ लिया और एडवोकेट जनरल पढ़ लिया, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल पढ़ लिया, इनकी लिमिटेशंस देख ली, इनकी पावर देख ली, ठीक है, टर्म देख लिया, फंक्शंस देख लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख ली, तो ये सब हमने इनके बारे में पढ़ा। अब हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और महाधिवक्ता, मतलब ये राज्य के हैं, ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता। तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, पहली चीज तो नियुक्ति हो गई। उसके बाद वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी भारत का नागरिक होना चाहिए, ये 5 साल के लिए हाई कोर्ट में जज रहना चाहिए और 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, ठीक है, या ये या फिर ये, ठीक है। और राष्ट्रपति की राय में एक प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए, ये भी भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष के लिए न्यायिक पद धारण करना चाहिए और या फिर 10 वर्ष के लिए किसी हाई कोर्ट या 2 या 2 से ज्यादा हाई कोर्ट में अधिवक्ता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन है और इनकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल जो होते हैं हमारे भारत के, वो पारिश्रमिक, मतलब वो सैलरी, वो वेजेस उनको मिलते हैं जो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, इनको वो वेजेस मिलते हैं जो राज्यपाल निर्धारित करते हैं, ठीक है। अब भारत सरकार को ऐसे कानूनी मामलों में के बारे में सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा उनको सौंपे जाते हैं और ये राज्य सरकार को सलाह देते हैं जो कि राज्यपाल द्वारा उनको सौंपे जाते हैं, ठीक है। विधि संबंधी विषयों पर सलाह देते हैं, राज्यपाल जो कर्तव्य सौंपते हैं उनका पालन करते हैं, ठीक है। राज्य सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट है वो और किसी भी और कोर्ट में उपस्थित होते हैं, ये भी भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होते हैं जिन भी मामलों से रिलेटेड भारत सरकार के वहां पे केस चल रहा हो, ठीक है। और संविधान या किसी अन्य कानून के तहत जो भी कार्य दिए गए हैं उन सभी का निर्वहन करते हैं कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सिंपल सी काफी सारी सिमिलैरिटी है, थोड़ी थोड़ी सी, बस आप वहां पे भारत सरकार करोगे, यहाँ पे राज्य सरकार कर दोगे, ठीक है, जिस भी राज्य का है उस राज्य की, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, जब तक ये चाहे तब तक ये रहते हैं, इनका कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, ओके।
उसे बोलने या संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। इन्हें भी बोलने का विधानसभा विधान परिषद में बोलने का और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 177। आर्टिकल 88, इनको क्या अधिकार है? संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, सदन में बोल सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। सेम ही चीज है, यहाँ पे संसद आ गया और यहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा आ गया, ठीक है, मतलब विधानमंडल। ओके, अब उसे संसद के सभी सदस्यों के समान विशेष अधिकार और प्रतिरक्षा प्राप्त है। इन्हें विधानमंडल के सभी सदस्यों के समान विशेष अधिकार और रक्षा प्राप्त है, ठीक है। तो ये विधानमंडल से हो गए और ये आपके संसद से हो गए। तो बहुत सारी चीजें सेम है, काफी कुछ सेम है इनमें, बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो अलग अलग है, बस आपको आर्टिकल याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। ओके, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के अटॉर्नी जनरल से की नियुक्ति से संबंधित है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति आर्टिकल 76 और 78 दो ही पड़े हैं और नियुक्ति किस में दे रखी है? 76 में, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सी चीज सही है? भारत के सभी न्यायालयों में अभ्यास का अधिकार है, बिल्कुल है। कार्यालय और पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं। कोई कार्यालय फिक्स नहीं है, पारिश्रमिक भी फिक्स नहीं है। भारत सरकार को सलाह देता है, बिल्कुल देता है, मतलब कि ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की केंद्रीय सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एडवोकेट जनरल जो होता है वो राज्य का सबसे ज्यादा होता है। ये केंद्रीय सरकार की बात कर रहे हैं तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? भारत का महाधिवक्ता होता है ये, जो इनकी हेल्प के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए, पात्र होने के लिए एक व्यक्ति को कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? ठीक है, तो इनमें से कौन सी योग्यता होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल के लिए? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्य हो, बिल्कुल। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, वृद्ध वकील नहीं, सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्य हो, मतलब कि 5 साल के लिए हाईकोर्ट का जज रह चुका हो और 10 वर्ष तक किसी भी हाईकोर्ट में क्या रह चुका हो? एडवोकेट रह चुका हो, ठीक है। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन होती है और भारत का नागरिक हो, है ना, और राष्ट्रपति की नजर में कोई प्रख्यात कानूनविद हो, ठीक है। ओके, अब देखते हैं भारत के महान्यायवादी जो हैं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। महान्यायवादी मतलब कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, एजीआई के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। वह भारत सरकार के कानूनी सलाहकार हैं, बिल्कुल है, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। उनका कार्यकाल और वेतन राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा उनका कार्यकाल और उनका वेतन जो है वो तय किया जाता है, बिल्कुल सही है। संसद की कार्रवाई में उसके पास मतदान का अधिकार नहीं, मतदान का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते, ठीक है। आर्टिकल 88। संघ सरकार से जुड़े मामलों में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने उपस्थित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो सी वाला आपका सही नहीं था, ठीक है, यही पूछा गया था, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए इससे रिलेटेड, और हमने यहीं पर ही अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी, और जो स्टेट गवर्नमेंट आप पढ़ते हैं उसमें आप पढ़ेंगे महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता के बारे में भी हमने इसी लेक्चर में डिस्कस कर लिया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।